ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਬਰਨਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਲਕਾ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਰਦਾਰ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਨਾਲਾ ਨਾਨਕਸਰ ਰੋਡ ਐਵਰਗ੍ਰੀਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿਖੇ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। जिले के प्रधान साहब ने बेनती करूंगा कि अपने मंत्री मिंदर साहब जी को गुलदस्ता दे के स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। बोले सो निहाल। मेरे बहुत ही सत्कारयोग साडे यूनियन कैबिनेट मंत्री मनसुख मंडविया साहब, जिहड़े कि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कैमिकल फर्टिलाइजर के भारत सरकार के मंत्री ने, पहला भी संगरूर च आए अज बरनाले से आने का इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हों के नाल साडे भाई साहब बहुत ही सीनियर भारतीय जनता पार्टी के लीडर महेंद्र सिंह जी, जो कि साबका मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं और इनका बड़ा तजर्बा है। इन्होंने असम में त्रिपुरा में भी बहुत काम पार्टी के लिए किया है। जलंधर के लिए भी बहुत काम किया इन्होंने इलेक्शनों के विच। बाकी सारे साडे जिले के प्रधान रणदीप बावा जी, रणदीप जी, साडे संगरूर के कोआर्डीनेट सतिंदर कालरा जी, साडे निकई साहब, सोढी साहब, साडे बीबी हरचंद कौर जी, भाई साहब कोआर्डीनेटर खैरा साहब, अपना मुर्गे साहब, सुनील जी, साडे जिहड़े हैड ने सोशल मीडिया स्टेट के पंजाब के, मैं सारा का बहुत धन्यवाद करता। मैं अज की जी मीटिंग आ वो भी बेनती करूँगा साडे बहुत ही सत्कारयोग कैबिनेट मंत्री साहब को। अज प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच भारत के 9 साल भारतीय जनता पार्टी के सेंटर के विच साडे बहुत ही हरमन प्यारे प्रधानमंत्री साहब श्री नरेंद्र मोदी जी की अगवाही वाली भारतीय जनता पार्टी के 9 साल दी प्राप्तियां वीरों के पैरों में एक गल ही कहनी है कि अज आपां नूं बरनाले वालों को फकर होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की सीनियर लीडरशिप के नाल अज आपां आए हैं। नरेंद्र मोदी जी ने वो कमाल किया कि मैं नहीं समझ सकता कि दुनिया किसी भी आदमी ने इस तरह का किया हो। और उन्होंने नाल उन्होंने मंत्री साहब जो मनसुख मांडविया जी इतने बैठे ने, मैं दसना चाहना मैं रास्ते पढ़ रहा सी 74 कंट्री दे विच हिंदुस्तान ने वैक्सीन भेजी है। 74 जिहदे कैनेडा, जर्मनी और रशिया बड़े बड़े कंट्री दे विच। मैं नरेंद्र मोदी जी की जिहड़ी 7 इसराइल दे विच गए ने, जापान दे विच, बड़ी खुशी की गल आपां सारे का मन उच्चा होगा, सिर उच्चा होता है गल सुन के कि कोई टाइम सी जो हिंदुस्तान गरीब सी। श्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ने अज हिंदुस्तान के लोगों का, हिंदुस्तान का नाम दुनिया दे विच जिवें चंद सूरज चमकदे आ इस तरीके नाल चमकाया। सानूं बड़ा मान होता कि जो अमेरिका का प्रेजिडेंट ये कहता कि मेरा मन करता नरेंद्र मोदी जी मैं लाइन खड़ के थोड़ा ऑटोग्राफ लवा। आस्ट्रेलिया पहुंचते हैं
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਬੌਸ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੌਸ ਮੰਨਦੇ, ਪੱਪੂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਉਦੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਐਕਸਟਰਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਰਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਨ ਐਮਬੈਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਆ। 19 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਦੀ 134 ਟਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ 2.8 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, $2.5 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ 134 ਟਨ ਸੋਨਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲੇ 800 ਟਨ ਸੋਨਾ ਪਿਆ ਔਰ 780 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਸਰਪਲਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਆ, ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਬਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ 9 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। आप सब लोग विदित ही है कि मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार को कल 31 मई 31 मई 2023 को 9 साल पूर्ण हुआ। स्वाभाविक तौर पर आप लोग मीडिया के माध्यम से भी प्रधानमंत्री जी की कल की रैली में भी और उसके पहले कई मीडिया इंटरेक्शन में देश कैसे आगे बढ़ रहा है, देश कैसे बदल रहा है, नया भारत का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में कैसे हो रहा है, इससे आप परिचित हैं। मैं उसमें से कई कंपाइलेशन करके ये चीज़ आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। कई इंफॉर्मेशन आपको करंट रूप में उपयोगी होगी जो आप अभी बता सके या लिख सके। कई ऐसी इंफॉर्मेशन होगी, आप सब लोग मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको परमानेंट भी काम में आएगी, ताकि भविष्य में आप कोई रिपोर्टिंग करते हो या कोई लिखते हो या तो कोई न्यूज़ बताना है तो आगे पीछे उसका उपयोग करके आप अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो उद्देश्य के साथ मैं कई तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, जब मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने और उसकी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मेरी सरकार कैसी होगी, मैं कैसे सरकार चलाऊंगा, मेरी सरकार का लक्ष्य क्या होगा। तब उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गरीब, शोषित, वंचित और पीड़ितों के प्रति समर्पित रहेगी। मेरी सरकार किसान, युवा और महिलाओं के प्रति जिम्मेवार रहेगी। वो केवल वायदा नहीं करेगी, वास्तविकता के आधार पर काम करेगी। हम सब लोगों ने देखा है कि नारा लगाना, भाषण देना ये एक बात होती है, आउटपुट ये दूसरी बात होती है। 1971 में श्रीमती इंदिरा जी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और देश की आज़ादी के बाद 70 साल के बाद देश की स्थिति ये रही कि देश में गरीबी तो हटी नहीं, लेकिन गरीब प्राथमिकता से दूर निकल गए। गरीब प्राथमिकता में आया ही नहीं, वो नारा में रहा और इलेक्शन आता था तब उसके नाम से कोई न कोई वायदा किया जाता था और गरीब को ऐसा एहसास करवाया जाता था एक समय में कि आप सरकार के पर, देश के पर लायबिलिटी है। जी नहीं, ये भी देश के एक जिम्मेवार नागरिक है,
उसको भी देश के विकास के निर्माण में सहयोग करने का अवसर मिले, इसलिए मोदी जी ने जो कई कदम उठाए उसमें महत्वपूर्ण कदम तो ये है, पहले गरीब लक्ष्य को योजना चलती थी तो उसके लिए फॉर्म भरना होता था। फॉर्म भरने की लंबी लंबी एक्सरसाइज करने के बाद बिचौलिए लोग उसको जाते थे और उसमें जो कोई सहाय मिलती थी उसके तक पहुंच ही नहीं पाती थी। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ, सम्माननीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं 100 रुपया बेचता हूँ तो 15 पैसा जनता तक पहुँचता है। मैं आपको गौरव के साथ कहूँगा, मैं पंजाब में बैठा हूँ और यहाँ एक किसानों का स्टेट है। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के तहत हर 4 महीने एक किस्त के द्वारा 2000 रुपया किसान के अकाउंट में डालते हैं। 2000 डालते हैं, कोई फॉर्म नहीं भरना, एक बार भर दिया विषय खत्म, किसी को एप्लीकेशन नहीं करना है, कर दिया एक बार खत्म, विषय हो गया। एक ट्रिक वहाँ होती है और 10 करोड़ किसान के अकाउंट में 2000 रुपया डाला है, 2000 रुपया मिल जाता है। हमारे स्टूडेंट पढ़ते हैं, कोई स्कॉलरशिप उसको मिलती है, वहाँ से सरकार ने ऑर्डर इश्यू किया, उसके अकाउंट में पड़ जाता है। आज सरकार की सारी योजना का इम्प्लीमेंटेशन डिजिटल ट्रांजैक्शन के द्वारा, डीबीटी के द्वारा सीधा लाभार्थी के अकाउंट में जाता है। यानी कि 100 रुपया दिल्ली से भेजते तो 100 रुपया लाभार्थी के अकाउंट में चला जाता है। दूसरा, गरीब के बीच में जाति भेद, वर्ग भेद, समाज भेद, प्रांत भेद नहीं हो सकता है। गरीब गरीब है और उसको राजनीति के आधार पर नहीं देखना चाहिए। मोदी जी ने शुरुआत की, उसके पहले या तो पूर्व सरकारों में योजना इलेक्शन लक्ष्य बनती थी, 5 साल के लिए बनती थी। योजना से ये वर्ग को फायदा होगा, ये समूह को फायदा होगा, ये राज्य है उसमें हमें वोट मिलता है तो उसको फायदा होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। गरीब गरीब होता है और गरीब को अपना सम्मानता से अधिकार मिले और वो अपना जीवन को सुदृढ़ कर सके, इसलिए मोदी जी ने सेचुरेट मोड को एक्सेप्ट किया। सेचुरेट मोड मीन्स मोदी जी ने कहा कि भाई हर गरीब को घर मिलना चाहिए। तो मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि नॉर्थ ईस्ट के लिए योजना बनेगी, ये प्रांत के लिए बनेगी। ये सच्चर समिति कमेटी एक अहवाल दे देती थी और एक ही समुदाय के लिए कोई योजना बन जाती थी। गरीब सभी जगह पहले होता है, सभी गरीब को पॉवर्टी एलिवेशन के लिए अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। आज़ादी के 67 ईयर के बाद देश में 5 करोड़ परिवार ऐसा है जिसके पास अपना घर नहीं। 3.5 करोड़ परिवार को आज अपना घर मिल चुका, 3.5 करोड़ परिवार को अपना और ये घर देने में ऐसा नहीं कहा है कि ये राज्य में हमारी सरकार नहीं है तो वहाँ इम्प्लीमेंटेशन, जी नहीं, कोई भी गरीब है उसको घर मिलना चाहिए। सैचुरेशन मोड, कितने गरीब लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि देश में जितना गरीब लोग हैं सभी को अपना घर होना चाहिए। कमिटमेंट के साथ काम करने से आज 3.5 करोड़ लोगों को अपना घर मिल गया। दोस्तों, एक समय था, हमने बहुत देखा ये सब सारा देश में, बहन बेटी हमारी इज्जत है, माँ हमारी इज्जत है। और जब प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से कहा कि मैं टॉयलेट बनाऊंगा, तो उस वक्त उसके बाद पार्लियामेंट में कई सांसद, कई पॉलिटिकल दल कमेंट करते थे कि क्या बात कर रहे हैं, टॉयलेट बनाना क्या बड़ी बात है। अरे भाई, बड़ी बात नहीं है तो बनाना चाहिए था। ये हमारी बहन बेटी की इज्जत का सवाल है। जिसके घर पे टॉयलेट ना हो वो महिला दिन में टॉयलेट नहीं जा सकती है, उसको अंधेरे की राह देखनी पड़ती है, अंधेरे में वो रास्ते पे टॉयलेट जाती है, फिर व्हीकल निकलता है, बहन बेचारी खड़ी हो जाती है। देश को ये फीलिंग नहीं होता था कि मेरी बहन बेटी की इज्जत का सवाल है, उसको सम्मान पूर्वक टॉयलेट घर की सुविधा होनी चाहिए। मोदी जी ने रेड फोर्ट से कहा, इतना ही नहीं, लेकिन 2014 के पहले 39% हाउस होल्ड थे गांव में जिसमें टॉयलेट होता था। आज 100% 11.5 करोड़ परिवार के घर में टॉयलेट बन चुका है। 100% सैचुरेशन मोड से काम करते हुए बात छोटी है, लेकिन हमारी कहावत है, बिंदु बिंदु से समुद्र भरा जाता है, कंकण से डैम बनाया जाता है। एक छोटी छोटी व्यवस्था खड़ी करने से कितना बड़ा रिवॉल्यूशन होता है,
ये केवल इज्जत घर बन गया, टॉयलेट बन गया, इतना नहीं है। बहन की इज्जत के साथ जुड़ा है, इतना ही नहीं है, उसकी हेल्थ के साथ भी ये विषय जुड़ा हुआ है। क्योंकि आप समय पे टॉयलेट नहीं जा पाएंगे, रोकेंगे टॉयलेट को, हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट होती है। मैं हेल्थ मिनिस्टर हूं। तो एक बड़ा सामाजिक बदलाव कैसे कर सकते हैं। एक समय था, मुझे बराबर याद है, बिफोर 20 ईयर्स एगो, 20 साल पहले मैं विधायक हुआ करता था गुजरात में। तो मैं विधायक हुआ, मैं टाउन में रहने गया, तो मेरे पास गैस का कनेक्शन नहीं था। तो मुझे चाहिए था, तो मैं गैस काउंटर पर जो हमारे आउटलेट थे, एजेंसी थे, उसके ओनर को मिला। मैं विधायक था, तो उन्होंने मुझे बिठाया, चाय पानी पिलाया। उन्होंने कहा, बोलो विधायक जी, क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने कहा, और कुछ मदद आपके यहाँ तो क्या मदद होती है, मुझे गैस का कनेक्शन चाहिए। तब उन्होंने कहा था कि ये मेरे हाथ में नहीं है, उसका वेटिंग लिस्ट होता है और ऊपर से तय होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप तो विधायक हैं, सांसद जी के पास जाओ, 36 कनेक्शन देने का उसको प्रतिवर्ष कोटा होता है। तो मैं उसमें से कोटा में गैस सिलेंडर कनेक्शन लेके आया था। किसी को कल्पना नहीं थी कि गैस सिलेंडर गरीब के घर में भी हो सकता है और गांव की महिला, गरीब परिवार की महिला भी गैस से चूल्हा जला के अपने यहाँ कुकिंग कर सकती है। आज 9 करोड़ 60 लाख परिवार के यहाँ गैस का सिलेंडर है। और ये भी गैस का सिलेंडर केवल इज्जत और कुकिंग की सुविधा से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। जब लकड़ी से चूल्हा जलता है तो डेली एक दिन में खाना पकाने से 200 सिगरेट का धुआं जाता है शरीर में। इतना धुआं हमारी बहन के पेट में अपना फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा का इन्फेक्शन होता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने की नौबत आती है। तो उसकी हेल्थ के साथ भी जुड़ा हुआ विषय है। आज 9 करोड़ 60 लाख परिवार के पास गैस का सिलेंडर है, ये बहुत बड़ी बात है। और कोई रेवड़ी बांटने से समाज का भला नहीं होगा, समाज का सशक्तिकरण से परिणाम मिलता है। आपने देखा होगा, मैं हेल्थ मिनिस्टर के रूप में कोविड क्राइसिस को देखा, हम सब लोगों ने देखा। और जब देश में, दुनिया में कोविड आया, देश में कोविड का केस दिखने लगा, उस वक्त एक फोकस अटेंशन से काम करने से क्या फायदा हो सकता है, उसका बेस्ट एग्जांपल है। दोस्तों, मोदी जी ने एक मीटिंग बुलाई थी, आपको ये उपयोग में आएगा। मीटिंग में देश के साइंटिस्ट लोगों को बुलाया, मैं भी था। तो मोदी जी ने कहा कि क्या एक कोविड के सामने लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं। लॉकडाउन था देश में, तो साइंटिस्ट लोग बैठे थे। ये देश में ब्रेन पावर और मैन पावर की कभी कमी नहीं थी। आज भी आप दुनिया में कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाओ, 10 में से 3 रिसर्च फेलो इंडियन है। मैं एक बार नासा में गया, तो मैं नासा में इंडियन मिनिस्टर आया है, पता चला तो कई लोग स्वाभाविक तौर पर मिलने आए। तो एक ने हिंदी में मेरे से बात करना चालू किया। तो मैंने कहा कि आप इंडिया से बिलोंग करते हो? तो उन्होंने कहा यस। तो मैंने कहा हाउ मैनी इंडियन रिसर्च साइंटिस्ट इज हियर? तो उन्होंने मुझे कहा कि साहब 10 में से 3 इंडियन रिसर्च साइंटिस्ट यहाँ पर। इंडिया की स्ट्रेंथ है, और ये वहाँ दुनिया में जाके रिसर्च करता है, यहाँ उसको अवसर मिले तो क्या कर सकता है। उस वक्त मोदी जी ने जब साइंटिस्ट कम्युनिटी को क्वेश्चंस पूछा, तब साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि साहब एक अननोन वायरस है, दुनिया के कोई साइंटिस्ट को पता नहीं है कि आगे जाके उसका बिहेवियर कैसा होगा, क्योंकि वो न्यू वायरस है। लेकिन ये वायरस है, इसलिए उसका इलाज वैक्सीन हो सकता है। और तब देश की स्थिति तो ये थी कि जब पोलियो का वैक्सीन आया, दुनिया में आने के बाद 8 साल के बाद इंडिया में आया, रिसर्च होने के बाद 8 साल। रोटा वायरस का वैक्सीन 6 साल में इंडिया में आया, रिसर्च होने के बाद। स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन 9 साल में दुनिया में रिसर्च होने के बाद इंडिया में आया था। वैसा ही होता तो देश की हालत क्या होती कोविड में। दोस्तों, तब मोदी जी ने कहा था, हमारे साइंटिस्ट को, मैं बैठा था, मोदी जी ने कहा कि क्या हम वैक्सीन का रिसर्च नहीं कर सकते? तो हमारा साइंटिस्ट ने कहा कि साहब हम कर सकते हैं। और तब मोदी जी ने कहा था कि आप रिसर्च के काम में लगो, जितना सरकारी संसाधन की आवश्यकता होगी, जो भी खर्च करना पड़ेगा भारत सरकार करेगी। मैं आपको पूछूंगा नहीं, सफलता आपकी
निष्फलता मेरी। देश हमारा है, साइंटिस्ट भी हमारा है, सरकार तो ठीक है, एक व्यवस्था है। मोदी निमित्त थे, लेकिन मोदी जी ने उसका हौसला बढ़ाया हमारा साइंटिस्ट का। नतीजा ये निकला, दुनिया में वैक्सीन का पहला डोज 20 दिसंबर 2020 20 दिसंबर 2020 को लगा। इंडिया में इंडियन रिसर्च, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ वैक्सीन का पहला डोज 1 महीने के बाद, दुनिया में पहला डोज लगने के बाद 1 महीने के बाद 16 जनवरी 2021 को भारत ने अपना स्वनिर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन का डोज लगा दिया। तब दुनिया को एहसास हुआ कि इंडिया भी कर सकता है। इतना ही नहीं तो हमने कर दिया, लेकिन मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जनवरी महीने में गया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक ऐसा चौतरा है जो स्विट्जरलैंड में दावोस में होता है हर जनवरी महीने में 7 दिन के लिए। सारी दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ वहाँ उपस्थित होते हैं। विश्व के सभी कंट्री के इंटरनेशनल एनजीओ और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल WHO, वहाँ यूनिसेफ, यूनेस्को सब रिप्रेजेंट करते हैं। दुनिया के बड़ा जर्नलिस्ट ग्रुप या तो अखबार के ग्रुप के ओनर भी वहाँ उपस्थित होते हैं। विश्व के कई चैनल के ओनर वहाँ उपस्थित होते हैं। दुनिया के इंटेलेक्चुअल लोग वहाँ उपस्थित होते हैं। तो मैं जब गया, बिल गेट्स ने मेरी अपॉइंटमेंट मांगी थी। हम इंडियन हैं, हम हमारी सभ्यता के अनुसार को मिलने के लिए आते तो खड़े होकर द्वार तक आगे जाते हैं। मैं यहाँ आया तो ढिलो साहब वहाँ बाहर खड़े थे। ये हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति है। मैं खड़ा होकर आगे गया और जब बिल गेट्स दुनिया का बड़ा आदमी के रूप में जाना जाता है, दुनिया के कई कंट्री से ज़्यादा तो उसका वर्थ है स्वयं का, और दुनिया में बहुत हेल्थ सेक्टर में डोनेशन भी देता है। तो बिल गेट्स को मैंने शेक हैंड किया, तब उसका पहला सेंटेंस ये था कि कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया, यू हैव डन गुड कोविड मैनेजमेंट एंड वैक्सीनेशन ड्राइव। मुझे सुकून हुआ, मुझे संतोष हुआ कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडिया की सराहना हो रही है। कई डायलॉग्स, कई ग्रुप्स, कई मीटिंग में इंडिया की सराहना 2 विषय से हो रही थी। एक, आप लोगों ने बेस्ट कोविड मैनेजमेंट किया जो दुनिया नहीं कर पाई, डेवलप्ड कंट्री में भी दिक्कत हुई। दूसरा, इंडिया ने बेस्ट वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हमारे संज्ञान में नहीं आया है, आज 220 करोड़ डोज लगाने वाला विश्व का कोई कंट्री हो, उसका नाम हिंदुस्तान है, भारत, जिन्होंने 220 करोड़ डोज लगाया। दूसरी विशेषता ये है कि हमने इतना वैक्सीनेशन किया, डेली 1,50,000 से ज़्यादा सेशन लगता था, सेंटर होते थे। तो जब वैक्सीनेशन का सेंटर होता है, वहाँ वैक्सीनेशन के लिए आप भी गए होंगे, देश के सभी नागरिक गए, तब भी आपने नहीं देखा, दुनिया को ये आश्चर्य हुआ, दुनिया की कई स्टडी उसके ऊपर आई, उसके ऊपर पिक्चर बन रहा है कि इंडिया ने 220 करोड़ 97% लोगों को वैक्सीनेटेड इतने समय में कैसे कर दिया। क्या उन्होंने उस वक्त, मैनेजमेंट किसको कहा जाता है, आप वैक्सीनेशन के लिए गए होंगे, कभी ऐसा आपको एहसास नहीं हुआ होगा कि हम गए थे वैक्सीनेशन सेंटर पर, वैक्सीनेटेड थे लेकिन वैक्सीन नहीं था। जी नहीं, 150 सेंटर पर रेगुलरली आवश्यकता के अनुसार वैक्सीन पहुंचा देना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कोल्ड चेन को मैनेज करना होता है, ठंडा रखना पड़ता है। सभी जगह में सुबह में आप जाओ, वैक्सीन तैयार होता है। कभी एक भी सेंटर से ऐसी शिकायत नहीं आई। न्यूज़पेपर में या तो आप लोगों ने नहीं कभी लिखा, नहीं आपकी चैनल ने कभी दिखाया कि वैक्सीनेशन तो था लेकिन वैक्सीनेटर नहीं था, वैक्सीन लगाने वाला नहीं था, क्योंकि एक सेंटर में मिनिमम 7 लोगों का स्टाफ था, सब हाजिर होते थे सुबह से शाम तक। आपने कभी ऐसा मीडिया में नहीं दिखाया। वैक्सीन था, वैक्सीनेटर भी थे, लेकिन सिरिंज नहीं थी। दुनिया में कई कंट्री में सिरिंज नहीं होने से वैक्सीनेशन रुका था, सिरिंज नहीं थी, निडल नहीं थी, इसलिए वैक्सीनेशन रुका। जी नहीं, कभी नहीं हुआ, दुनिया में उसकी सराहना हुई। दोस्तों, हिंदुस्तान कर सकता है, भी खेती प्रधान देश है। मैं भारत सरकार का फर्टिलाइजर मिनिस्टर हूँ, उर्वरक विभाग में देखता हूँ। और जब कोविड चल रहा था, वो ही समय में यूक्रेन रशिया की ओर हो गई।
एक और पोर्ट हमारा चल नहीं रहा था। पोर्ट पर शिप को एंकरिंग होने के लिए कई जगह पे परमिशन मिलती थी, कई जगह पे नहीं मिलती। भारत में कुल मिला के 800 से 850 लाख मैट्रिक टन यूरिया, एनपीके और डीएपी की हमारी खपत है, हमारे देश की रिक्वायरमेंट है। तो 4-4.5 लाख मैट्रिक टन, 400-450 लाख मैट्रिक टन देश बना लेता है, लेकिन इतना ही 50% फर्टिलाइज़र हमें इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी रखनी पड़ती है। और जब हमें इंपोर्ट करना होता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र इंपोर्ट करने वाला देश भारत है, क्योंकि देश में पोटाश है ही नहीं। तो कोई भी पोटाशिक फर्टिलाइज़र बनाना है हमें बाहर से ही लाना पड़ेगा। हमारे पास रॉक फॉस्फेट नहीं है, बहुत कम मात्रा में। तो जिस देश में रॉक की माइंस है, वहाँ से रॉक फॉस्फेट ला के हमें डीएपी बनाना पड़ता है। रॉक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन यानी कि यूरिया और पोटाश, उसको मिला के हमें एनपीके बनाना पड़ता है। 850 लाख मैट्रिक टन फर्टिलाइजर की रिक्वायरमेंट ये स्थिति में पूरी करना बहुत दिक्कत था। हम बहुत फर्टिलाइजर रशिया से मंगवा रहे हैं, बेलारूस से मंगवा रहे थे, तो वहाँ से अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया, फर्टिलाइजर था नहीं। और डीएपी की प्राइस अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में हो गई $950, सामान्यतः $300-250 से $300 होती है, तो हो गई $950। यूरिया की ही कीमत लगभग यही हो गई। तो मुझे तो 1.25 लाख करोड़ रुपया का बजट था फर्टिलाइजर पर सब्सिडी। तो मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा कि मोदी जी, आपने मुझे 1.25 लाख करोड़ रुपया उर्वरक का सब्सिडी के लिए दिया था, तो ख़त्म हो गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में डीएपी की बैग की प्राइस हो गई, एक बैग का 4,000। यूरिया की एक बैग की प्राइस हो गई 3500 रुपया। तो मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि उर्वरक का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, या तो सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी। तब मोदी जी ने मुझे कहा था कि 2 बात ध्यान में रखो। एक, किसान देश का पेट भरता है, वो अन्नदाता है, वो ज़्यादा बोझ सह सके ऐसी स्थिति में नहीं है। हमें फर्टिलाइज़र की प्राइस बढ़ानी नहीं है। दूसरा, मुझे कहा कि देश में फर्टिलाइज़र की किल्लत नहीं होनी चाहिए। मैं उस वक्त सारी दुनिया में भागा, यहाँ से रशिया गया, जॉर्डन गया, मोरक्को गया, सऊदी अरेबिया गया, इजराइल गया। एक साइड में लॉकडाउन था। इस स्थिति में दुनिया के डेवलप्ड कंट्री में उर्वरक रेशन से मिलने लगा था। डेवलप्ड कंट्री में तो भाई आप एक किसान है, 1 एकड़ में आपको इतनी ही बैग मिलेगी, आपको इतना ही एक किसान को मिलेगा। मोदी जी ने देश को इस स्थिति में नहीं आने दिया। एक बैग पर 4000 में बैग में दुनिया से खरीद के तो लाया, तो सब्सिडी हम एक बैग पर 750 देते थे, वो बढ़ के हो गई 2500, क्योंकि खाद की प्राइस नहीं बढ़ानी थी तो सब्सिडी की प्राइस बढ़ानी पड़ी। एक बैग पर लास्ट ईयर में 2500 रुपये सब्सिडी थी। एक यूरिया की बैग हम किसान को देते 266 रुपये, और उसकी प्राइस 3300 हो गए, तो हमें उसको 3200, एक बैग पर 3200 सब्सिडी एक यूरिया की बैग पर। लास्ट ईयर में भारत सरकार ने 2.5 लाख करोड़ 2,54,000 करोड़ रुपया सब्सिडी किसान के लिए सब्सिडी के पीछे खर्च किया। लेकिन किसान के साथ हमने कोई इलेक्शन में ऐसा वचन नहीं दिया था, लेकिन सशक्तिकरण उसको कहा जाता है कि समय की स्थिति के अनुसार हम किसान के साथ खड़े रहे। मोदी जी ने ऐसा कोई वचन नहीं दिया था कि हम वैक्सीन मुफ्त देंगे। आप सब लोगों ने फर्स्ट सेकंड डोज लिया होगा, प्रिकॉशन डोज भी कई लोगों ने लिया होगा। एक डोज की कीमत 1500 रुपया थी। एक परिवार में 5 लोगों ने लगाया तो 4500 रुपया का खर्च एक डोज, फर्स्ट डोज के लिए लगा। दूसरे डोज के लिए एक परिवार के लिए दूसरा 4500, एक परिवार के लिए 9000 रुपया का खर्च भारत सरकार ने किया। भारत सरकार ने कुल मिला के 47,000 करोड़ रुपया
वैक्सीनेशन के पीछे खर्च किया, सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन। दोस्तों, कोई राजनीति नहीं की। मुझे घटना याद है, एक और देश संकट में था। संकट की स्थिति में सभी पॉलिटिकल पार्टी को अपनी अपनी आइडियोलॉजी, विचार होता है। चुनाव की राजनीति में चुनाव आए तब पॉलिटिक्स करना होता है, उसमें कोई डेमोक्रेसी में मनाही नहीं हो सकती। लेकिन जब देश क्राइसिस में हो, देश मुश्किल स्थिति में हो, ऐसी स्थिति में भी मोदी जी ने हमें डायरेक्शन दिया था सभी मंत्रियों को, जो भी स्टेट गवर्नमेंट जो भी बोलेगी आप लोगों को उसको कोई रिप्लाई नहीं करना है। हमारी प्राथमिकता अभी राजनीति करने की नहीं है, हमारी प्राथमिकता देश को बचाने की है। और उस वक्त आप सब लोगों ने देखा होगा क्या क्या हुआ था। जब वैक्सीन का रिसर्च हो गया और लगाना चालू हुआ तो फिर पॉलिटिकल पार्टी के कई मुखिया लोग भाषण देने लगे। आपके स्टेट में भी जो पार्टी रूलिंग में है उसके लीडर भी भाषण देने लगे कि मोदी वैक्सीन है, अच्छा होता तो मोदी क्यों नहीं ले लेता, अच्छा होता तो मोदी को ले लेना चाहिए। और उस वक्त मोदी जी ने कहा कि ये सामान्य जनता की सरकार है, यहाँ कोई वीआईपी नहीं है। प्रधानमंत्री ने स्वयं को अपने को कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, प्रधान सेवक हूँ। और डिसिप्लिन ये रखी क्या देश के लिए, देश की सरकार को क्या करना चाहिए। चाहते होते तो मोदी जी और मंत्रिमंडल के पहले सदस्य ले लेते, बाद में बड़े बड़े लोग ले लेते, बाद में मीडिया हमारी वाह वाह करेंगे तो हम आप लोगों को, मीडिया कर्मियों को पहले दे देते थे, कर सकते थे, उसको कोई नहीं रोक सकता था। और यही होता था भूतकाल में। मोदी जी ने नहीं किया। मोदी जी ने कहा कि हमारे देश के लिए हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्स, हमारे पुलिस स्टाफ वैसी विपरीत परिस्थिति में काम कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स, उसको पहले टीका लगेगा, उसके बाद 60 साल के अधिक एज, लेकिन वो कोमॉर्बिड हो, एक से अधिक डिसीज हो और ज़्यादा वनरेबल हो, उसको लगेगा। उसके बाद 60 साल से अधिक सामान्य नागरिक को लगेगा। तो मोदी जी को कोई बीमारी थी नहीं, तो उन्होंने एक सामान्य नागरिक की जब बारी आई तब उन्होंने वैक्सीन लिया। तो फिर हल्ला हो चालू हुआ कि अभी सारा देश को वैक्सीनेशन करना बाकी है और मोदी ने क्यों ले लिया। पहले कहते थे कि मोदी क्यों नहीं लेते हैं, अच्छा होता तो मोदी ले लेता। तो मोदी की बारी आई और उन्होंने लिया तो कहने लगे कि भाई मोदी ने क्यों ले लिया, सारे देश को कब लगेगा। तब मैंने पार्लियामेंट के फ्लोर पर खड़ा होकर कहा था कि भरोसा करिए कि भरोसा की सरकार है, दिसंबर 2021 के अंत तक भारत में वैक्सीनेशन हो जाएगा। और जब मैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बोलता था तो दुनिया को आश्चर्य होता था कि इतने बड़े देश, मैं एक इंटरनेशनल कार्यक्रम में गया तो मैं उस वक्त कोविड चल रहा था, तो एक देश के हेल्थ मिनिस्टर प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़ा हुआ, तो उन्होंने प्रेजेंटेशन में कहा कि हमने हमारे देश की 60% पॉपुलेशन को 6 महीने में वैक्सीनेशन दे दिया। इस देश का पॉपुलेशन था 75 लाख। दूसरा एक कंट्री खड़ा हुआ, उन्होंने कहा उसका 1.25 करोड़ पॉपुलेशन था, उन्होंने कुछ 8 महीने में किया था, किसी ने 6 महीने में किया था, किसी ने 5 महीने। मेरे पहले 4 कंट्री खड़ा हुआ, डेवलप्ड कंट्री पे। तो बाद में मैं 5वां खड़ा हुआ, तो मैंने हिसाब किताब दिया कि आप 4 कंट्री में इकट्ठा करके 6 महीने में किया है ना, इतना तो हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर 2.5 करोड़ डोज एक दिन में एडमिनिस्टर कर दिया। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे बाहर जाके वो सब मिनिस्टर लोग पूछ रहे थे, व्हाट यू वांट टू से? उनका आई एम राइट सेइंग दैट वी हैव एडमिनिस्टर्ड 2.5 मिलियन डोज इन सिंगल डेज। हाउ मेनी डेज? आई टोल्ड हिम दैट सिंगल डेज। तो लोगों को सरप्राइज होता था कि एक दिन में। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया की क्षमता है, ताकत है, इंडिया कर सकता है। मोदी जी ने यही किया, एक सामाजिक उत्थान का काम किया, उसके साथ देश में डेवलपमेंट कैसे है, देश में न्यू इनोवेशन और रिसर्च कैसे हो। हम एक और टॉयलेट बनाने का काम करते हैं, दूसरी ओर आकाश में सैटेलाइट चलता है, उस सैटेलाइट को आकाश में तोड़ देना, वो दुनिया के गिनी बहुत कम कंट्री के पास महारत है। ये भी महारत हम हासिल कर सकते हैं। जिस दिन देश में हमने बहुत देखा, आप सब लोगों ने रेलवे में ट्रैवलिंग किया है, मैंने भी रेलवे में ट्रैवलिंग किया है सालों तक। मैं भी
मेरे गांव से 300 किलोमीटर दूर पड़ता था, तो अब रेगुलरली रेलवे में आता जाता था। 60-65 साल तक यही रेलवे, यही ट्रेन, यही गति। एक 8-9 साल में देश कैसे वंदे भारत में अभी सुबह में आया तो मैं चंडीगढ़ तक प्लेन में आऊँ और वहाँ से बाय रोड आऊँ, ऐसा नहीं किया। मैंने कहा चलो वंदे भारत ट्रेन में समय पे आएगी, समय पे पहुँचाएगी, फास्ट जाएगी। मैं उसमें बैठ गया, सुबह में ब्रेकफास्ट भी अच्छा मिल गया और यहाँ भी टाइम पे पहुँच गया लुधियाना, और लुधियाना से यहाँ पहुँच गया। वंदे भारत ट्रेन आज 21 स्टेट के साथ जुड़ गई। आज हमारी 9 साल में ट्रेन की स्पीड 1.5 गुनी हो गई। जो पहले एवरेज 1 घंटे में चलती थी, उसकी स्पीड 1.5 गुनी हो गई। मैं प्रीवियस गवर्नमेंट, मोदी 1 गवर्नमेंट में गडकरी जी के साथ हाईवे मिनिस्टर था। हम समीक्षा करते थे, डेली 8 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे, 8 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनते थे। आज देश डेली 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे बना रहा है, 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे पर डे। दुनिया आश्चर्यचकित है कि 40 किलोमीटर पर दुनिया नहीं बना पाई एक दिन में 40 किलोमीटर नेशनल हाईवे जो हिंदुस्तान बना रहा है। हिंदुस्तान की क्षमता आज आप लोगों ने सामान्यतः देश की मिलिट्री की ताकत हमारे 26 जनवरी में परेड में वो दिखाई दे जाती है। हमारे प्लेन, हमारे टैंक, हमारे जो आयुध है, उसका प्रदर्शन सामान्यतः 26 जनवरी की परेड में होता है। आपने 15 अगस्त जब देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था और प्रधानमंत्री जी ने रेड फोर्ट से तिरंगा झंडा को सैल्यूट किया, उस वक्त हमारे 3 हेलीकॉप्टर सैल्यूट देने के लिए हमारे रेड फोर्ट में हमारे तिरंगा के सामने से पास हुए। दोस्तों, ये आत्मनिर्भर भारत की कहानी है, ये न्यू इंडिया की कहानी है। ये पहले गोली बुलेट भी हम बाहर से खरीदते थे। आज 9 साल में देश बदला है। बुलेट की तो बात छोड़ो, आज हम कई सेक्टर में डिफेंस में आत्मनिर्भर बन चुके हैं। दोस्तों, 15 अगस्त 2022 15 अगस्त के रेड फोर्ट पर हमारे तिरंगा को सैल्यूट देने वाले 3 हेलीकॉप्टर अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बना हुआ डिफेंस एयरफोर्स के लिए उपयोग में लिया जा रहा ये हेलीकॉप्टर मेक इन इंडिया के तहत हिंदुस्तान के साइंटिस्ट और हिंदुस्तान के इंजीनियर लोगों ने बनाया और उन्होंने तिरंगा को सैल्यूट दिया। दोस्तों, तब हमें गौरव महसूस होता है कि जी नहीं, डिफेंस में भी हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। हिंदुस्तान होने लगा। आज देश फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन हम देश में फॉर्मुलेशन मेडिसिन बनाते थे, फॉर्मुलेशन रॉ मटेरियल हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। और एक ऐसी घटना घटी थी देश में, पड़ोसी देश के साथ हमारा रिश्ता बिगड़ा था, बॉर्डर विवाद हुआ था, तो यही देश से कई रॉ मटेरियल आता था और ये वहाँ से बंद कर दे तो देश में फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज और हमारी जीवन जरूरी मेडिसिन मिलना मुश्किल हो जाए, ऐसी स्थिति थी। और उस वक्त मोदी जी ने हमें निर्देश दिया था, एज ए फार्मास्यूटिकल मिनिस्टर के रूप में मुझे ये देश में बननी चाहिए, हम किसी के पास निर्भर नहीं होना चाहिए। मेडिसिन बनती है इतना ही नहीं, लेकिन उसका एपीआई, कोई भी मेडिसिन बनती है तो पहले उसमें बेसिक केमिकल्स में से इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट से की स्टार्टिंग मटेरियल बनता है, की स्टार्टिंग मटेरियल से एपीआई बनता है और एपीआई से फॉर्मुलेशन बनता है। तो हम फॉर्मुलेशन तो बनाते थे, लेकिन की स्टार्टिंग मटेरियल हम बाहर से लाते थे, एपीआई हम बाहर से लाते थे। की स्टार्टिंग मटेरियल एपीआई इंडिया में बनना चाहिए, हम किसी के पर निर्भर नहीं होना चाहिए। क्रिटिकल रिक्वायरमेंट, मेडिसिन हमारे क्रिटिकल रिक्वायरमेंट है। समझ लो कि पेनिसिलिन की मेडिसिन बंद हो गई देश में, इतना बड़ा देश क्या करेगा? तो क्रिटिकल रिक्वायरमेंट तो देश में ही पूरी होनी चाहिए। दोस्तों, तुरंत ही कोविड के दरमियान ही ये स्थिति जब चल रही थी बॉर्डर पर, ये ही समय पर हमने PLI 1 प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, व्हाट इज प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव? प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव मीन्स ये प्रोडक्शन बनाने की क्षमता तो हमारी है ही, क्यों नहीं बनता है? क्योंकि वाइबिलिटी नहीं बैठती। वहाँ सस्ता मैन्युफैक्चरिंग होता है,
और यहाँ से हमारे इंडस्ट्रीज बनाए तो महंगा बनता है। तो सरकार ने कहा कि चलो कितना डिफरेंस है, तो 20% डिफरेंस है, तो छोड़ दो, 20% भारत सरकार आपको पैसा देगी। यानी कि दुनिया से आपको 10 रुपया में मिलता है, भारत में बनाने में खर्च होता है 12 रुपया, तो 2 रुपया का गैप आया ना, भारत सरकार आपको दे देगी इंडिया में बनाई। और दोस्तों PLI 1 स्कीम निकाली, PLI 2 स्कीम निकाली, और ऐसे 49 API के लिए PLI स्कीम निकाल के उसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करना चालू कर दिया। तब दुनिया को पता चला कि हिंदुस्तान कर सकता है, हिंदुस्तान का सामर्थ्य। उसके पीछे एक डिसिसिव लीडरशिप होती है, कैसे बदलाव हम कर सकते हैं डिफेंस सेक्टर में। देखो कई बेसिक चीज होती है, देश के लोगों को शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। चुनाव आए तब वायदा करने से विषय खत्म हो जाता है क्या? दोस्तों वायदा का व्यापार ये देश में बहुत हुआ, वास्तविकता के आधार पर सरकार चली। ग्रास रूट पर हमने स्वीकार कर लिया, हाँ हमारे देश के महिला के पास टॉयलेट नहीं है, टॉयलेट बनाने। आज देश के हर घर में जल से नल नहीं है, शुद्ध पेयजल नहीं उपलब्ध है, हमें उसके घर तक नल से जल पहुंचाना है। अभियान के रूप में हमने काम चालू किया। तो आज देश में 12 करोड़ परिवार के यहाँ घर पे नल से जल मिलना चालू हो गया, शुद्ध जल टैप वाटर मिलना चालू हो गया। ऐसे कई कार्यक्रम भारत सरकार ने चलाया, जिसके आधार पर एक होलिस्टिक अप्रोच। फॉर एग्जाम्पल मैं हेल्थ मिनिस्टर हूँ, तो पहले क्या होता था, हेल्थ में कोई सरकार कहती थी हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाएंगे। फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर आप बना रहे हैं, उसमें डॉक्टर चाहिए, तो डॉक्टर की सीट तो बढ़ाते ही नहीं थे। 2014 में 54,000 MBBS की सीट थी। 2014 1947 टू 2014, यानी कि 68 साल में 68 ईयर्स में 54,000 सीट। 9 साल में आज 1,08,000 डबल MBBS की सीट। हमारे बच्चों को क्यों यूक्रेन पढ़ने जाना पड़े भाई? हमारे बच्चों को क्यों फिलीपाइंस पढ़ने जाना पड़े? हमारे पंजाब के युवा लड़का, उसके माता पिता अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, क्या इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते हैं? 350 सीट, 350 मेडिकल कॉलेज थी, आज डबल हो गई, 350 की 650 मेडिकल सीट हो गई। सीट 34,000 पीजी की सीट थी, 67,000 पीजी की सीट हो गई। 1,55,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बना दिया। तो ये हुआ। बाद में कोविड से हम सीखे, मैंने कहा ना कि हर घटना से हमें सीखना चाहिए। कोविड से हम सीखे कि अभी हमारा देश का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना चाहिए, तो आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन चलाया। 5 साल में हमने तय किया, एक डिस्ट्रिक्ट में 100 करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया एक डिस्ट्रिक्ट में खर्च किया जाएगा। 64,000 करोड़ रुपया का एक आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाया, और 64,000 करोड़ रुपीस से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एक क्रिटिकल केयर यूनिट 100 बेड का होना चाहिए। एक बेस्ट गवर्नमेंट की लेबोरेटरी होनी चाहिए, जिसमें 200 टाइप के टेस्ट हो सके गवर्नमेंट की फ्री। कोई ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट लेबोरेटरी में टेस्टिंग के लिए सैंपल आया तो किसी को खर्च करने की नौबत ना आए, सरकारी लेबोरेटरी में ही टेस्ट कराया। सारा डेटा का स्टडी करने का समय मिले, कौन से ब्लॉक में जीनोम सीक्वेंसिंग से क्या आता है, कौन सा डिसीज दिखाई दे रहा है, वो तुरंत ही दिल्ली की ICMR को पता चले कि ये देश के पार्ट में इस टाइप का कोई वायरस दिखाई दे रहा है। उसके सिरिंज और चैनलाइज करके एपिडेमियोलॉजी लेबोरेटरी का निर्माण करना, उसके लिए खर्च हो रहा है। जहाँ जहाँ आवश्यकता लगी वहाँ, जहाँ जो ऐड करने की आवश्यकता लगी वहाँ ऐड करने के लिए हम आगे बढ़े।